पाकिस्तान और नेपाल को नजदीक ले आने के एक और शब्द ये भी है, लाहौरी। लाहौरी। दिस एक्सप्लेन्स कि आपकी वॉक्स बीटल गाड़ी है उसका नाम स्पाइनल बीटल है। यस, 2001 में मेरा एक हादसा हुआ और मैं आई ब्रोक माई नेक। सुनौली से आगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, वो भी यूपी है। का, फिर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, यही रूट आपने हम बनाया? यही रूट पकड़ लिया। इस्लामाबाद में आके अच्छा। सुनौली के नाम यहाँ सुनता हूँ तो सरप्राइज होता हूँ। आपको सुनौली नाम भी मालूम है ना? बाप रे बाप। हमें एक सीसी में मेरे गांव के मिट्टी ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। यकीन माने पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा कि हर वक्त यहाँ पर सियासी इंतशार और टकराव की सूरत हाल होती है। ये हमारा अपना पैदा करता है सारा कुछ, क्योंकि हर एक के अपने मफादात हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती, लेकिन फिर अपने मफादात की खातिर उन दहशतगर्दों को वापस लाया गया, बसाया गया, और इस वजह से अब दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है। और इंशाअल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की मदद से ज़रूर इन पर काबू पाएंगे। जो भी पाकिस्तान के बारे में तासर हो या इत्तलात जाएँ, दुनिया के लोग पाकिस्तान आते हैं, वो पाकिस्तान में आकर घूमते फिरते हैं, पाकिस्तान के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। एक ऐसे ही मेहमान आज हमारे रूबरू हैं जो कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं आए, पहले भी आते रहे। कभी वो किसी मंदिर की दर्शन के लिए आए, कभी वो फलाही इदारों के लिए फ़ंड इकट्ठे करने के लिए आए, और कभी तो पाकिस्तान की मिट्टी उठाकर वापस लेकर गए। और आज कल भी वो पाकिस्तान आए हुए थे। जनाब मिस्टर कनक दीक्षित साहब, ये नेपाल के शहरी हैं। बहुत शुक्रिया जी कनक दीक्षित जी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। नेपाल से कैसे पाकिस्तान आना हुआ अभी? वेल, नेपाल से पाकिस्तान तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इस बार ये डॉन मीडिया ग्रुप ने एक कॉन्फ्रेंस किया यहाँ ब्रीथ पाकिस्तान, ब्रीथ पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज और इससे जो असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन सोसाइटी में, इसके बारे में एक तो पाकिस्तान के बाद दूसरा साउथ एशिया की बात करने के लिए बुलाया मुझे। ये फरमाइए कि हमारे इस रीजन में क्लाइमेट चेंज का क्या मसला है? हम तो लाहौर में, पाकिस्तान में स्मॉग है, फॉग है, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये सब मिक्सड अप है। स्मॉग भी क्लाइमेट चेंज है और फॉग भी क्लाइमेट चेंज है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो कहते हैं, फ्लडिंग होती है, आपका 2 बरस आगे जितना बड़ा यहाँ बाढ़ आ गए, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह हो सकते हैं। ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ये हिमालयों में, पहाड़ उच्च मीनिंग हिमालय में, हिंदू कुश में ये लेक्स बर्स्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पानी जमा होके ये सब इंटरलिंक्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसे ही इंडिया में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है। और हमारे बात यह है कि क्लाइमेट चेंज ऐसा एक टॉपिक है, इसको ये नेशनल बॉर्डर ने रुक नहीं सकता है। हमारे प्रॉब्लम एक ही है, जबकि हम पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात करना चाहिए सब एक होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम तब भी अलग है। इसीलिए डॉन मीडिया ने सोचा कि एक पाकिस्तान के लिए भी ये हाईलाइट करने के लिए एक मीटिंग हो जाए, और उसके बाद हमारे जैसा आदमी लोग को बुलाकर अपना देश में क्या हो रहा है वो ये भी पूछने के लिए बुलाया। अच्छा, ये आप इस्लामाबाद भी है तो पेशावर भी आपका चक्कर लगा, वो किस सिलसिले में? पेशावर में गया हूँ लेकिन इस बार नहीं। अच्छा। इससे आगे मैं गया हूँ, पहले गया हूँ। क्या करने? पहले तो मैं नेपाल के हूँ। अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली में लॉ पढ़ा। अच्छा। 1978 में मैं स्टूडेंट होते वक्त
रास्ता होकर पेशावर होकर लंडी कोटल होकर काबुल और वहाँ से बांदेमीर और उसके बाद बामियान। जब बामियान का बामियान बुद्धा जो वही अभी वहीं थे। अच्छा, मैंने वो बुद्धा को हाथ से छुआ। अच्छा, देखा। लेकिन अब तो वो तो चले नहीं, पेशावर में एक मंदिर में भी तो आप गए। मैं गए, वो कब गए, मैं 2011 में। अच्छा। मैं नेपाल से हमारा वॉक्सवैगन बीटल ड्राइव करके इंडिया की पूरी ग्रैंड ट्रंक रोड करके पाकिस्तान में ग्रैंड ट्रंक रोड करके मेरा लास्ट स्टॉप था, क्योंकि मैं नेपाल से आ रहा हूँ। हाँ। और नेपाल में गोरखनाथ मंदिर है। अच्छा। वैसे ही मैं ज़्यादा रिलीजियस आदमी तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन गोरखनाथ मंदिर वहाँ है। अच्छा। वहाँ से यहाँ पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है। हम ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा। अच्छा। और हमारे ट्रिप ख़त्म कर दी। और उसका मंदिर अब साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट के हर कोने कोने में है। एक है ये मुझे मालूम है कि बलूचिस्तान और सिंध के बीच में एक पहाड़ है। अच्छा। उसकी ऊंचाई में भी एक गोरखनाथ मंदिर है। अच्छा। ऐसे ही पेशावर के अंदर पुरानी शहर के अंदर भी एक गोरखनाथ मंदिर है। तब मैंने मेरा वॉक्सवैगन बीटल अच्छा, आपने एक और एक्साइटमेंट पैदा कर दी कि आप बाय रोड अपनी वॉक्सवैगन पे आप नेपाल से चले। जो मेरे ज़हन में रूट आता है कि आप अगर काठमांडू से आए तो बहरवा से लुम्बिनी सुनौली पास करके फिर आगे मैं यहाँ इस्लामाबाद में आके अच्छा। सुनौली के नाम यहाँ सुनता हूँ तो मैं ताजुब होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ। अच्छा, आपको सुनौली नाम भी और जगह भी मालूम है ना? बाप रे बाप। नहीं, सुनौली से आगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया यूपी का, फिर लखनऊ से दिल्ली से अमृत, यही रूट आपने बनाया? हम यही रूट पकड़ लिया। ऐसा है आपको। अच्छा। पहले तो हम पेशावर की बात किया, गोरखनाथ की बात किया। अच्छा। बुद्ध की भी बात करूंगा क्योंकि आप लुम्बिनी भी गए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, वो स्थल है। लेकिन एक और नाम आपको कह दूं जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, शेरशाह सूरी। जी। शेरशाह सूरी ये बादशाह है जिन्होंने मुगल को भी हराया और हुमायूं को शिकस्त दी थी उधर ही बंगाल की तरफ। फिर शेरशाह सूरी इक़्तिदार पे काबिज हो गए। शेरशाह सूरी ने हुकूमत की 1600s में था, मिड 1600s में। और शेरशाह सूरी ने एक पुरानी रास्ता था ये साउथ एशिया में, बंगाल से पेशावर काबुल तक जाने वाले, तमरा लिप्ति कहते थे बंगाल के खाड़ी, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में, कोलकाता नज़ीक वहाँ से एक रास्ता था, उसको उत्तर पथ, नॉर्दर्न रोड कहते थे। और ये जाते जाते पेशावर और ऊपर काबुल तक पहुँचते थे। शेरशाह सूरी ने इनको रेगुलराइज किया, जिसको जीटी रोड कहते हैं। और ब्रिटिश आके उसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कह दिया। अच्छा। ये ग्रैंड ट्रंक रोड हम काठमांडू से आके, पहले तो काठमांडू में हमारे ये वॉक्सवैगन बीटल की बात करें आपसे, वॉक्सवैगन बीटल मेरे बाप का था। अच्छा। 1973 मॉडल। अच्छा। और उसको मेरे बाप ने मुझे दे दिया। अच्छा। और मैंने वो ड्राइव करके मेरे बीवी के साथ 2011 में अभी वैसे आप वॉक्सवैगन की बात कर रहे हैं तो वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ भी तो आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। उसकी बात अभी करूंगा। पहले अच्छा। ये कहूँ आपको कि मैं भैरवा सुनौली से गोरखपुर इसी रूट से क्रॉस करके अच्छा। गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर से लखनऊ जाके लखनऊ में हमने ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ लिया। जी। जो आपका यहाँ आती है। हाँ, रावलपिंडी से ग्रैंड ट्रंक रोड से हम आगरा पहुंचे। आगरा से दिल्ली से लुधियाना आए, लुधियाना से जलंधर से अमृतसर, चंडीगढ़ आए। अच्छा। अमृतसर, तब अटारी वाघा, जी। तब लाहौर, तब सियालकोट, तब झेलम क्रॉस करके वहाँ से सबसे हमारे बेचारे हमारे गाड़ी के लिए सबसे परेशानी झेलम क्रॉस करके पोटोहार प्लेटो को ये चढ़ाई है ना। अरे बाप रे। इसी वक्त हमारे गाड़ी ओवरहीट भी हुआ। अच्छा। और हम रावलपिंडी पहुँचे और रावलपिंडी में हमारे लिए ऐसा वेलकम
अच्छा हुआ। हाँ। क्योंकि यहाँ तो ज़बरदस्त एक ग्रुप है वॉक्सवैगन बीटल्स का, क्या कहना, हॉबीस्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने पहले तो मुझे मेरे बीबी को वेलकम किया, और उसके बाद ये नशीर शेख साहब और रोमानो साहब और दोस्तों ने देखा, हमारे गाड़ी इंजन देखा, ये नेपाली लोग कैसे ये चलाते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि आप के उस टूर में जो मुझे मालूम हुआ कि आप मिट्टी उठा के ले गए थे इधर से, ये मिट्टी किस लिए लेके गए थे? सियालकोट से, पाकिस्तान से आप मिट्टी लेके गए वापस? इसलिए कि हम ड्राइव कर रहे थे, जालंधर शहर है ना, जी जी, पंजाब में, उसमें जालंधर बाईपास कहते हैं। ठीक है। जालंधर के लिए एक साइड में रोड बना हुआ है। जाते हुए हम एक रेस्टोरेंट में रुका खाने के लिए। अच्छा। वहाँ एक सरदार जी था, उन्होंने सोचा आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा। सो फर्स्ट ही डिड नॉट बिलीव अस, कैसे इससे रास्ता में अपनी गाड़ी में चल रहे हो और पाकिस्तान जाने बात कर रहे हो। लेकिन हम लोग ने देखा है हमारे नंबर प्लेट, अच्छा। हमारे नंबर प्लेट नेपाली अक्षर में, नेपाली राइटिंग में है। ठीक है। वो इंडिया में और पाकिस्तान में इंग्लिश में होती है, रोमन में राइटिंग। अच्छा। नेपाल में नेपाली में होती है। तब उन्होंने he believed us, so he says, where are you going? We're going to Pakistan, we're going all the way to Peshawar. So he says, एक बात कर देना जी। And he said, हम पार्टीशन पहले हम सियालकोट के बाहर के एक गांव में रहने वाले हैं। अच्छा। आप हमें एक टिन में, एक बोतल, एक सीसी में मेरे गांव के मिट्टी ले आइएगा। तब वो तो मेरे लिए तो मेरा धर्म हो गया टू डू दैट, to make sure that this elderly gentleman had मिट्टी फ्रॉम हिज गांव। गांव का नाम याद है? गांव का नाम मैं अभी भूल गए। अच्छा। क्योंकि अब 2011 के बाद था। लेकिन जाके सरदार जी ने कहा था ये तो गांव है जहां बहुत फील्ड्स व्हीट का, अच्छा, गांव का फील्ड्स होती है ना। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे वो तो पूरा अर्बनाइज हुआ था। तब वहाँ जाके हम एक जगह में थोड़ा सा फील्ड देखा और वहाँ जाके मिट्टी उठाकर एक बिग ग्लास बोतल में रखा और जब वापस गए उनको भेजा। लेकिन हम ये एक इधर रुकिएगा नाज़रीन, ये होती है मिट्टी की मोहब्बत। यानी ये नेपाल से आ रहे थे, इत्तेफाक से सरदार जी के होटल में बैठे, सरदार जी को मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान जा रहे हैं और वो 1947 में उस सियालकोट के गांव से दूसरी तरफ चले गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना वतन की मिट्टी, तो मिट्टी की मोहब्बत जो है वो सरदार जी को मजबूर कर गई और इनको कहना पड़ा कि जी वो मिट्टी ले आएँ। मैं एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जिस एरिया की बात कर रहे हैं नारोवाल कभी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी। नारोवाल ही में करतारपुर सिंह वो जो गुरुद्वारा पाकिस्तान ने बनाया है, मैंने कहा मैं भी तारीख़ में थोड़ा सा हिस्सा डाल दूँ। नाज़रीन ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर कनक दीक्षित जी आज हमारे रूबरू हैं। अब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बारे में इतना आपको मालूम है, क्यों ख़ास लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ आपको? पहले बात तो ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आदमी लोग नहीं समझते। क्योंकि एक पाकिस्तान को एक वायलेंट सोसाइटी जैसा प्रेजेंट करते हैं, एक मनफी तासर पाया जाता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अनफेयर है। अच्छा। ये भी है कि पाकिस्तान का स्टेट और पाकिस्तान का इतना बड़ा पॉपुलेशन, पीपल, जी लोग, यहाँ का लोग को एक ही तरह से देखते हैं। किसी को स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो नाराज़ीपन ये पाकिस्तान के पीपल में ट्रांसफ़र करना नहीं चाहिए। तब मेरे को ये लगा है कि क्योंकि मैं तो नेपाल का हूँ लेकिन मैं साउथ एशियन जर्नलिज्म करता हूँ, राइट। और मेरे ख्याल में पीपल आर ऑलवेज इनोसेंट। स्टेट्स
कैन मेक मिस्टेक्स, बट पीपल आर ऑलवेज इनोसेंट। और यदि आप टेररिज्म की बात करते हैं तो कोई पॉपुलेशन ग्रुप को टेररिज्म ने असर किया है तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी पीपल को किया है। ऐसे ही, लेकिन इफेक्ट जो किया सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस पाकिस्तान ने किया तब। लेकिन विश्व में, संसार में, दुनिया में पीपल सोचते हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान themselves आर वायलेंट, which इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। तब इसीलिए मेरे लिए एक मिशन जैसा है। अच्छा। कि जहाँ मैं जाऊँ मैं कहता हूँ कि एक तो हिस्टोरिकली साउथ एशिया, ये जनूबी एशिया एक जगह है। जी। अब पार्टीशन के बाद सबके इधर अलग अलग कर दिया, तब भी हिस्टोरिसिटी कल्चर तो एक है ना। इसीलिए हम लोग एम्पैथी रखना चाहिए एक आपस के लिए, एक दूसरे के लिए अच्छा फीलिंग रखना चाहिए। वैसे मुझे याद आ रहे हैं आपके जो इधर साबिक एम्बेसडर थे, साबिक सफ़ीर तपस अधिकारी जी, उनसे ज़्यादा तो आप मुझे पाकिस्तान के एम्बेसडर लग रहे हैं दुनिया में। मेरे तो फिर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि पीपल कैन नेवर बी डिमोनाइज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज़ नॉट ओनली। आपको यहाँ जब पाकिस्तान में होते हैं, आपको खाने पीने, रहने में, बोलने चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिल्ली में मैंने 3 साल पढ़ा। अच्छा। दिल्ली के काठमांडू का थोड़ा अलग है कल्चर, लेकिन दिल्ली के कल्चर और या लाहौर का कल्चर या रावलपिंडी का कल्चर तो एक ही है ना। इतना ही है कि वैसे काठमांडू में बड़े अच्छे पकोड़े बनते हैं। पकोड़े भी बनते हैं। आपने कहा वो मोमो क्या होगा, मोमो अच्छे हो। हाँ, मुझे तो कम से कम अच्छे लगे पकोड़े जब भी मैं गया उधर। तो वैसे किन ममालिक में आप गए हैं? ममालिक का मतलब क्या है? कंट्रीज़ में कहाँ गए? मैं तो गया हूँ, सिर्फ एक भूटान नहीं गया हूँ। अच्छा। लेकिन मालदीव्स गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, साउथ एशिया में बांग्लादेश कई बार गया हूँ। इंडिया तो ओपन बॉर्डर ही आपको मालूम है, और इंडिया में मैं पढ़ा भी हूँ। पाकिस्तान भी बहुत बार आया हूँ, लाहौर। वैसे मैं भूटान गया हूँ, पारो एयरपोर्ट में उतरा, पारो से मैं थिम्पू गया बाय रोड, और इतना खूबसूरत लगा वो। दरिया के किनारे 1.5 घंटे की ड्राइव थी। लेकिन पाकिस्तान में क्या ख़ास अच्छा लगता है आपको? पहले तो पाकिस्तान का आम लोग में जो मिजाज है, वो जो ओपननेस है ना, वो अच्छा लगता है। पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा वैरायटी है। आप सिंध का कहो, मुझको सबसे अच्छा लगता है सराइकी बेल्ट। अच्छा। और मैं आपको ये कह दूं कि मैं लाइव पठान खान है ना, पठान खान साहब, उनको लाइव सुना हूँ। मेरे व्यूअर्स मेरे हंसने की वजह जान गए, क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ। अच्छा। आपको मैं कह दूँ, मैं नेपाल से आता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ड्राइवर साहब, मेरा टैक्सी का ड्राइवर साहब सुन रहे थे थोड़ा सा सराइकी गीत। अच्छा। ये पठान खान मेरे कान ने तो वो समझ लिया ये सराइकी है, लेकिन उनको पठान खान के बारे में नाम नहीं जानते थे। अच्छा। तब मैंने उनको हमने अपना फ़ोन में डाउनलोड करके सुना है, और उनको पठान खान साहब को फ़ैन बना के छोड़ दिया मैंने। अब मैं ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो सराइकी वसेब के लोग हैं, नेपाल के साहब हैं कनक दीक्षित जी, सराइकी ज़बान को अच्छा समझते हैं, सराइकी गानों को सुनते हैं बैठ के। टोटली काठमांडू में बैठ के मैं पठान खान साहब को सुनते हूँ, और मुझे वो लवज और वो साउंड गले से जैसे आता है, मुझे वो आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू दैट वॉइस एंड दैट द साउंड ऑफ सराइकी लैंग्वेज। तो आपको समझ भी आती है या बस आप खाली सुनते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू बोलता हूँ, इसीलिए आइडिया हो जाता है। लेकिन सराइकी थोड़ा अलग लैंग्वेज है ना।
तो खाने यहाँ के कोई प्रॉब्लम होती है या पाकिस्तान के खाने आपके लिए वेरी कंफर्टेबल? इसी स्पेशली बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो हेवन है पाकिस्तान। यानी सही, फिर तो आप शिनवारी खाते होंगे, फिर तो आप कढ़ाई खाते होंगे, हाँ, फिर जो तो कुछ भी लैम्ब खाते आज लैम्ब का आज मैं फिर यहाँ फिर काबुल रेस्टोरेंट है ना इस्लामाबाद में, वहाँ के फिर काबुली नान और काबुली गोश्त सब खा लिया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही शानदार गेस्ट आज हमारे रूबरू हैं, नेपाल से आए हुए बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर कनक दीक्षित जी। आप जीटी रोड की बात कर रहे हैं, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि कोलकाता से आगे सासाराम, सासाराम से फिर पटना, पटना से आगे बनारस यानी वाराणसी जिसको कहते हैं, फिर लखनऊ, दिल्ली, फिर इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद, दरमियान में लखनऊ, दिल्ली एंड देन ऑनवर्ड। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जीटी रोड ढाका से शुरू होता है, ढाका के करीब से कहीं से। पहले का जीटी रोड जब ब्रिटिश ने जब फुली रेगुलराइज कर लिया तब तो कलकत्ता से शुरू हुआ, लेकिन पहले मैंने जितना जानता हूँ ढाका से ईस्ट पूर्व में एक गांव है, उसका नाम है सोनार गांव, वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, और ये जब आप पाकिस्तान में गाड़ी में आए, मैं ज़रा वॉक्सवैगन की बात करना चाह रहा हूँ दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो सारा ये रास्ता आपने कवर किया? हाँ। कितने लोग थे आप लोग? मैं और मेरी बीवी शांता, जीप स्कॉर्पियो जीप, हाँ स्कॉर्पियो, जी हाँ, जी। उसमें मेरा बेटा भी था और एक ड्राइवर और एक मैकेनिक था। अच्छा। मिस्टर नकर्मी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं क्यों ये ट्रिप मैंने क्यों किया। हाँ। इसलिए कि 2001 में मेरा एक हादसा हुआ और मैं आई ब्रोक माई नेक एंड आई वॉज लकी नॉट टू बी completely paralyzed. Yes. But thanks God. Yeah, I fell off a cliff and I was. It's लंबा स्टोरी है, उसको उधर ही नेपाल में पहाड़ से गिरे आप? पहाड़ से गिरे और 4 दिन वहीं अटक गए और चौथा दिन में 4th डे में मुझको रेस्क्यू हुआ और मैंने ये बूझा वो स्टोरी अभी छोड़ दिए। आगे बढ़ के ये कहूँ कि मैं पूरा पैरालाइज होना था लेकिन नहीं हुआ। डर था, खतरा था। आई वॉज वेरी लकी। तब मैंने पढ़ लिया और सुना कि when you have a spinal injury because there is no hope for moving your limbs, एक बात होना चाहिए रिहैबिलिटेशन, रिहैब, ऑक्यूपेशनल रिहैब। लेकिन नेपाल में वैसे रिहैब का जगह ही नहीं था। तब हमने एक स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला और सरकार का काम हम लोग ने करने लगा, एक नॉन प्रॉफिट संस्था ने। लेकिन पैसा जुराने के लिए कुछ न कुछ करने चाहिए। तब हमने सोचा कि हम ये वॉक्सवैगन बीटल लेकर पेशावर तक जाऊंगा और हर एक किलोमीटर के लिए $10 रेज करूंगा। ऐसे करके कैसे रेज पब्लिसाइज कर दिया कि हम इसे जा रहे हैं, इतना दूरी का लंबा रास्ता है, इतना किलोमीटर है, हर किलोमीटर के लिए हमने इतना $10 दे दो। तब देश का, विदेश का, वेस्ट का तो फिर आप यानी नेपाल से लेके इंडिया से पाकिस्तान या आगे काबुल तक लोगों ने फिर डोनेट किया? काबुल तक नहीं, पेशावर तक। वी रेज्ड अबाउट $70,000 in that trip है। ये किसके लिए? हमारे स्पाइनल इंजरी रिहैब सेंटर के लिए। और तो अभी ये जो रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं स्पाइन को, तो रीढ़ की हड्डी की बहाली के लिए, रीढ़ की हड्डी की बहाली के लिए आपने ये सेंटर कहाँ बनाए हुए हैं? सिर्फ एक बनाया नेपाल में। अच्छा। और उसके लिए सरकार ने तो हमारे लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं देते हैं। अच्छा। तब हमने जब भी फंड रेजिंग करना चाहिए और हमारे लिए ये तब 2 बार हम यही वॉक्सवैगन बीटल लेकर ढाका सब तक पहुंचा हूँ। अच्छा। काठमांडू से ढाका। तो वहाँ भी आपने फंड रेज किया और ऐसे ही एक बार यहाँ से इस्लामाबाद होते रावलपिंडी होके पेशावर तक भी पहुंचा। लेकिन आपको
एक बात हमने बताना चाहिए, ये जब हम तो वॉक्सवैगन चलाता हूँ, लेकिन हम इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जैसे तैसे हम इस्लामाबाद तक पहुँचे, अच्छा। तो यहाँ जो आपका ज़बरदस्त वॉक्सवैगन बीटल्स का एक्सपर्ट्स है ना, ये तो हॉबीस्ट है। इन लोगों ने ये वॉक्सवैगन तो एक हिस्टोरिकल कार है, बहुत पुरानी है, अब बनता नहीं है। कोई 70 वर्ष पुराना है, कोई 50 वर्ष पुराना है, कोई 80 वर्ष पुराना है। ये लोग ने हमारे वॉक्सवैगन बीटल को देखकर एक तो ताजुब हुआ, कैसे यहाँ तक आए काठमांडू से, क्योंकि इसका इंजन का हाल इतना ख़राब है, कैसे ले आए तुम लोग ने, ये नेपाली लोग कैसे होते हैं, ऐसे गाड़ी लेके आते हो। लेकिन उन्होंने ये कर दिया, सब पूरा इंजन को बना दिया एक। अच्छा। और ये पाकिस्तानियों ने, हमारे दोस्तों ने, या नसीर साहब, रोमाना साहब और उनका दोस्तों ने। और दूसरे बात भी किया, उन्होंने कहा कि आपका ये बम्पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अच्छा, इसको लेकर बनाकर आपको वापस ले आ जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बम्पर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ तो होगा, ले गए। और दूसरा दिन वापस ले आए तो पूरा ट्रक आर्ट करके हमको गिफ्ट दिया। क्या बात है, इतना अच्छे ये गिफ्ट एक पाकिस्तानी ने एक नेपाली को दे नहीं सकते। इतना अच्छा काम किया। और वो बम्पर गाड़ी में डालकर यहाँ से इस्लामाबाद से हम पेशावर पहुँचे। पेशावर के गोरखनाथ मंदिर तक पहुँचकर हमारा ट्रिप कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद ये बम्पर के साथ वापस चले गए काठमांडू। और फिर दिस एक्सप्लेन्स कि आपकी जो वॉक्स बीटल गाड़ी है उसका नाम स्पाइनल बीटल है। यस वी कॉल इट, दैट इज द रीजन। यू माइट बी वंडरिंग क्यों इसको स्पाइनल बीटल। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रहा था। स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन ऑफ नेपाल, इसके लिए आज भी ये गाड़ी, जबकि मेरा पर्सनल गाड़ी है, तब भी स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए ही आदमी लोग वहाँ चलाते हैं। और ये फंड रेजिंग के लिए भी यही गाड़ी जाते हैं। ये हमारे लिए गुड फॉर्चून है कि एक ऐसा वॉक्सवैगन बीटल कार है जो वॉक्सवैगन कंपनी जर्मनी में उन्होंने भी इसको अबैंडन कर दिया है, खत्म कर दिया। लेकिन साउथ एशिया में, इस्लामाबाद में, इंडिया के कई जगह में, ढाका में, काठमांडू में ये गाड़ी चल रही है। और इसने अच्छे भी काम भी कर रहे हैं, जैसे फंड रेजिंग करती है। तो आप लाहौर भी गए? लाहौर के रास्ते होके यहाँ आए। और जहाँ हम गए, हम यहाँ का स्पाइनल इंजरी सेंटर को में भी जाता हूँ। अच्छा। लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, रिहैब सेंटर में जाता हूँ। और लाहौर में तो ऐसा है कि आपने वाघा अटारी को बात सुना होगा। मैंने क्रॉस किया कई बार किए होंगे। नहीं, एक बार नहीं, कई बार क्रॉस। लेकिन ये बात कह दूं कि अभी फॉर अ पाकिस्तानी और इंडियन इट इज़ नॉट वेरी इजी, बिकॉज जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन थोड़ा अटक जाती है ना, तब यहाँ जाने। लेकिन मैं नेपाली हूँ। मैं नेपाली होने के वजह से, नेपाली पासपोर्ट होने के वजह से हमारे लिए जितनी आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी और मेरा इंडियन दोस्त नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये दिस इज़ द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग नेपाली। मैं लाहौर की आपकी मौजूदगी किसी ख़ास वजह से पूछी कि नेपाल में लाहौर या लाहौरिया कोई और मीनिंग होता है उसका? वो बहुत एक मीनिंग, बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग है। नेपाली लफ्ज़ में, नेपाली ज़बान में जो आदमी काम के लिए माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, उसको लाहुरे कहते हैं। अच्छा। जैसे आप कहेंगे लाहौरी, नेपाली में लाहुरे कहते हैं। और वो लाहुरे नेपाली जुबान के एक शब्द बन गए, एक वर्ड बन गए। तब ऐसा था कि एक वक्त था 200 बरस आगे से इधर कि ब्रिटिश कैंटोनमेंट था लाहौर में। अच्छा। और नेपाली लोग ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने चले गए आफ्टर
1814 1816 नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर के बाद नेपाली लोग ब्रिटिश के लिए लड़ने गए और वो जाते थे लाहौर कैंटोनमेंट में। इसीलिए यानी काठमांडू या दीगर शहरों से वो लाहौर आते थे, ब्रिटिश कंटोनमेंट में भर्ती होते थे और ब्रिटिश आर्मी में फिर ब्रिटिश आर्मी ने कभी बर्मा भेज दिया, बर्मा या यहाँ अफगान वॉर में भी भेज दिया। ये इसको क्या कहते हैं, वजीरिस्तान का लड़ाई कहते हैं। जी। नेपाली वहाँ भी लड़ा। अच्छा। और गैलीपोली में लड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन आफ्टर 1947 ये जब बंटवारा हुआ तो नेपाली लोग यहाँ भी लाहौर नहीं आ सके, लेकिन लाहौर शब्द, लाहौर वर्ड नेपाली ज़ुबान में अटक गए हैं। सो लाहौर एक सिंबल बन गया कि दुनिया में कहीं भी कोई नेपाली जाएगा वो नेपाल में उनकी लैंग्वेज में, ज़बान में समझा जाएगा कि लाहौर गया हुआ है, या लाहौर गए हुए या लाहौरे है, ये आदमी लाहौरे है। जैसे वो कोरिया गए, साउथ कोरिया, या इंग्लैंड चला गया, दुबई चला गया। इसको नहीं कहते। जो माइग्रेट करके अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उसको लाहौरे नहीं कहते हैं, जो काम के लिए जाते हैं और वापस आते हैं उसको लाहौरे कहते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान और नेपाल को नज़दीक ले आने के एक और शब्द ये भी है कि लाहौरी या नेपाली में लाहौरे या हर वक्त जब हम लाहौरे कहते हैं ये हमारे लाहौर से संबंध पैगाम आ गया है। यानी एक लाइवलीहुड या ज़िंदगी के लिए जो आपको इनकम है, आमदनी है, उससे लाहौर अटैच हो गया। बहुत शुक्रिया मिस्टर कनक डिक्शट जी, आप तशरीफ़ ले आए। मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान। नादरीन, दिलचस्प गुफ्तगू मुझे तो लगी। ख़ास तौर पर मैं लाहौर के लोगों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि अगर नेपाल के लोगों में खुशहाली आ रही है और वो कमा कर नेपाल भेज रहे हैं तो वो समझते हैं कि वो लाहौरे हैं जो कमा के भेजते हैं। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।